हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम एच टेट के साइंस पैडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन के साथ हम उनके जो भी फार्मूलेज या एक्सप्लेनेशन जो भी उसमें ज़रूरत होगी हम सब उनके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि टायर और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक मीन्स उसका कोफिशेंट फ्रिक्शनल कोफिशेंट 0.1 है और उसकी जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा से दे रखी है, तो वो चल रहे वाहन को जिस न्यूनतम दूरी पर रोका जा सकता है वह बतानी है हमें। तो मतलब कितनी दूरी के बाद, अगर उसकी स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितनी देर बाद वो वाहन रुकेगा, तो ये बताना है उसकी डिस्टेंस। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो हम बता देते हैं यहाँ पे। उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम, d इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर बाय जी इंटू फ्रिक्शनल कोफिशेंट। म्यू हम फ्रिक्शनल कोफिशेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हमें वेलोसिटी जो दे रखी है, इस वेलोसिटी को हमें चेंज करना है। वेलोसिटी अगर हमारी चेंज हो जाती है मीटर पर सेकंड में, पहले मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस जो इसका जो आंसर आएगा वो मीटर में दे रखा है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है उसकी वेलोसिटी को चेंज करना। तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम 108 और जो मीटर, किलोमीटर की जगह मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय प्रति घंटा दे रखा है तो 60 इंटू 60 कर देंगे। अब इनको ऊपर नीचे से काट देंगे। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 6 अट्ठे 48, 6 कम 6, 6 तिये 18। ओके, तो आज का आंसर आ गया 30। जब इसका आंसर आ गया है मीटर पर सेकंड में, इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे। 30 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई है। अब इसको हम जो हम हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम प्लेसिंग करेंगे इसकी। हाफ वी स्क्वायर की जगह 30 इंटू 30 बाय जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये 10 यहाँ पे लिख दिया। और जो हमें फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5। तो अब ये पॉइंट हटा के हम ऊपर 10 लगा देंगे। अगर यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा तो हम 10 इसको या पॉइंट अभी लगा रहने देते हैं या फिर यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ओके, अब इस 10 से ये 10 क्रॉस हो गया। 5 1 सा 5, सॉरी 5 1 सा 5, 5 3 सा 5 6 सा 30, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। अब 3 3 सा, ये 30 था ना, 3 3 सा 9 और ये 0 मीटर, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाला है तो ये 90 मीटर हमारा इसका आंसर आ गया। तो 90 मीटर मीन्स हमारा आया है ऑप्शन नंबर ए। पहले हम इसको सब रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा जो ऑप्शन है वो आराम से दिख पाएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न रह जाए। तो ये सब आपने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग को देख के भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं सारे फॉर्मूलेज। तो हमारा आपका आंसर आ गया 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि सिरके की खाने की सोडे से क्रिया कराने पर उत्पन्न गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। इस दूधियेपन का क्या कारण है? देखो, सिरका पता है आपको एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड। इसको खाने के सोडे से रिएक्शन करवा रहे हैं, इट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। ये H है, NaHCO3। ओके, अब इसको जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तब इसके अंदर से गैस निकलेगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करवाना है, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड की OH2 है यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन होगा तब बन जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कलर कौन सा आ जाएगा? दूधिया, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर जो होगा 3,
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 पे अगर हम आ जाते हैं कि रुधिर की लवणता सांद्रता बतानी है इसमें हमें, ठीक है ना। रुधिर की लवण सांद्रता कितनी होती है, तो इसमें आपको लर्न करनी पड़ेगी कि 0.9 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, मतलब उसने इतने मिनरल्स या लवण होते हैं इसके रुधिर में। तो इसको हमने ऑप्शन पे डाल दिया, हमने क्वेश्चन ऑप्शन आ गया इसका हमारा 0.93 पे। क्वेश्चन 94 कि सत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, तो हमें ये बताना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पादपालय पत्र या हर्बेरियम शीट का जो मानक आकार जो होता है वो कितना होता है, 18 इंच, 18.5 इंटू 10.5 इंच का, या देखो अब इसका तो हमें कई बार होता है कि एक कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको हमारा अंदाज़ा नहीं होता, तो हम बाकियों को देख लेते हैं कि कहीं वो तो मतलब कथन जो है वो कथन सत्य तो नहीं है, तो अभी और पता चल जाएगा उसमें से कौन सा कथन सत्य है। कि पौधों में पदनाम या टोटोनियम आपने देखा होगा कि पौधों में एक ऐसी रीजनरेशन पावर होती है कि एक सेल से वो पूरा प्लांट बन जाता है या पूरा उसका पार्ट बन सकता है। तो वो कह रहा है कि ये उसके अंदर नहीं होती, पर हमने देखा है कि पौधों के अंदर टोटोनियम होता है, रीजनरेशन हो सकता है, तो ये स्वीकृत नहीं है। तो ये सत्य कथन चयन करना है, तो ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि ये वो कह रहा है कि ये नहीं होता, पौधों में रीजनरेशन नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। अधिकांश वानस्पतिक नाम स्पेनिश भाषा में लिए गए हैं। वो कह रहा है कि जो काफ़ी सारे जो हमारे प्लांट्स के जो नाम होते हैं वो स्पेनिश भाषा से लिए गए हैं। तो ये आपको अगर थोड़ा सा अंदाज़ा होगा तो ये है कि जितने भी हमारे ओक है, सिदार है, पाम ट्री है, कैक्टस है, पाइन, साइप्रस, यूक्लिप्टस, ये सारे जो हैं वो स्पेनिश भाषा से ही लिए गए हैं। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा, अगर आपको इसका भी ना अंदाज़ा हो कभी, तो आप क्या कर सकते हैं कि अरस्तु ने स्पीशीज़ प्लांटेरम लिखी थी। मतलब अगर आपको स्पीशीज़ प्लांटेरम आपने बायो में जब लर्न किया होगा तो थोड़ा सा भी अगर याद आ जाए कि कार्ल लिनेशियस ने ये बुक लिखी थी कि स्पीशीज़ प्लांटेरम के बारे में, तो अरस्तु का नाम यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन गलत है कि अगर ये होता कि कार्ल लिनेशियस ने स्पीशीज़ प्लांटेरम लिखी थी तो वो ठीक था, पर ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी रॉन्ग है। ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन डी पे अगर हम आ जाते हैं, ऑप्शन डी रॉन्ग है। और वानस्पतिक ये देखो टोटोनियम नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा ऑप्शन कि टोटोनियम पौधों में होता है। उसके बाद अगर हमारे कन्फ्यूज़न रह गई हर्बेरियम शीट और वनस्पतिक, इन दोनों में, तो हम हर्बेरियम शीट का जो साइज़ है वो हम याद रख सकते हैं कि इसका हर्बेरियम का शीट का साइज़ होता है 16.5 इंच और 15.5 इंच, 11.5 इंच, सॉरी 16.5 इंच बाय 11.5 इंच का होता है। ये एक रेक्टेंगुलर शीट होती है जहाँ जिस पे हम अपने जो रियल प्लांट्स होते हैं उनसे एक फाइल बनाते हैं हम अपनी, और वो हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपकाते हैं वो प्लांट, और उसका साइज़ इतना होता है। तो हम इसका नाम याद रख सकते हैं। तो ये भी गलत दे रखा है इसका मतलब, तो ये भी हमारा ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग हो गया। देखो ए भी रॉन्ग है हमारा, और सिर्फ हमारा जो ठीक लग रहा है वो यही है कि वानस्पतिक नाम जो हैं वो काफ़ी सारे प्लांट्स के नाम स्पेनिश भाषा से लिए गए हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 आ जाते हैं। डिवोनियम कल्प को जाना जाता है, डिवोनियम कल्प को हम पैलोजोइक इरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो एज थी वो मतलब एकदम से चेंज आ गया था एटमॉस्फेयर में, और एकदम से माइल्ड क्लाइमेट देखा गया था। मतलब इसमें जो था बहुत ही अच्छा क्लाइमेट बन गया था, जिसमें 80 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी जो था वो कम हो गया था, टेम्परेचर एकदम से कम हो गया था। तो इसमें जो है फ़िशेज़ बहुत ज़्यादा बन गई थी। जो हमारा डिवोनियम पीरियड था ये, इसमें फ़िशेज़ बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो इसका गोल्डन एज ऑफ फिश बोलते हैं, इसको नाम ही इस तरह से बोल सकते हैं कि डिवोनियम पीरियड या कल्प जो है या पैलोजोइक इरा जो है वो एज ऑफ फिशेज़ ही माना जाता है।
तो इसमें देख लेते हैं हम, मानव काल के लिए माना जाता है, रॉन्ग, मानव काल के लिए इसको नहीं माना जाता है। एक ऑफ रूलिंग रेप्टाइल्स के लिए सरीसृपों का काल माना जाता है, नहीं। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स माना जाता है, स्वर्णिम काल नहीं, इसका स्वर्णिम काल नहीं, इसका भी नहीं माना जाता। अब हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन बचा है वो है गोल्डन एज ऑफ फिशेस, मछलियों का स्वर्णिम काल माना जाता है। यस, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको, इस डिवोनियम पीरियड को माना ही इसलिए जाता है कि फिशेस बहुत ज़्यादा बन गई थी इस पीरियड में, बहुत ज़्यादा उनकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी इस पीरियड में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रकाश संश्लेषण 2 के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से निकला इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम ग्राहित किया जाता है। मीन्स जब हमारा ये PS2 सिस्टम, जो हम लाइट रिएक्शन के लिए जो माना जाता है कि जब ये PS2 सिस्टम जो हमारा एकदम से जो लाइट रिएक्शन होता है, तो उसमें हमारी जो सनलाइट होती है, सनलाइट सबसे पहले हम एक मतलब इससे एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी P680 को से एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा निकलता है, ठीक है। ये PS2 जो है वो P680 को ही बोलते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, ये पूछा है इसने क्वेश्चन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसमें सबसे पहले क्विनॉन करके एक, क्विनॉन सबसे पहले इसको गेन कर लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन में हमारा जो ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार बहुत बार देखा गया है कि जो ऑक्सीजन हमारी आती है वो कौन से उससे आती है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। जो हमारा इस टाइम पे जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होगा वो ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करता है, जो हम एटमॉस्फेयर में जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी यहीं से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग हैं। मीन्स उदासीनीकरण, आपको पता होना चाहिए कि उदासीनीकरण किसको बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन को। न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो उदासीनीकरण कहलाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में आपको पता है कि एसिड और बेस का रिएक्शन होना चाहिए। एसिड प्लस बेस जब मिल जाते हैं तो हर चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। ओके, तो ये उदासीन का कौन कौन से रिएक्शन में हमारे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है कि किसी कीट के काटने पर नम मीठा सोडा लगाना। देखो, जो भी कोई कीड़े हमारे काटते हैं उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। अब फॉर्मिक एसिड और हमने ऊपर लगा दिया इसके मीठा सोडा, मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर होता है, ये एसिड है, तो हो गया ना न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हमारा मतलब कौन सा उदासीनीकरण अनुप्रयोग है, नहीं है, सॉरी, इसमें नहीं है पूछा था ऑप्शन क्वेश्चन में। अभी मैं इसको छोटा करके दिखा देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो छोटा, मतलब नहीं पूछा था। तो ये तो है, इसने तो उदासीनीकरण करा है। अम्लीय मिट्टी में बिना बुझा हुआ चूना डालना। अम्लीय मिट्टी में अगर हम देखो, अम्लीय है तो एसिड हो गया, और बिना बुझा हुआ जो चूना होता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक होता है नेचर में। कैल्शियम ऑक्साइड और एसिड, मतलब बेस और एसिड मिल गया, ये भी न्यूट्रलाइजेशन हो गया। जलने से हुए घाव पर बर्नॉल लगाना। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आपको क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है कि ये एसिड न्यूट्रलाइजेशन, तो देखो ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस रिएक्शन कहीं है ही नहीं, कि बर्नॉल है और उसके ऊपर जलने से हुए घाव पर हम बर्नॉल लगा रहे हैं, तो इस पर तो कहीं भी एसिड और बेस का रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए इसको तो हम टिक कर सकते हैं कि ये जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं शो कर रहा है। टूथपेस्ट से दांतों को साफ करना, क्योंकि हमारे दांतों में जो गंदगी जो जमा होती है वो प्लाक होता है, वो क्या होता है, वो प्लाक। और प्लाक एक ऐसा एसिड होता है जो हमारे दांतों को लगातार गलाता रहता है या उसको इनेमल को ख़त्म करता रहता है। तो इस इनेमल को बचा के रखने के लिए हमें जो बेसिक पेस्ट, मतलब पेस्ट यूज़ करते हैं हम, मतलब उसके सॉल्ट यूज़ करते हैं एक तरह से, तो वो जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस एसिड को। तो ये एसिड बेस का ये भी वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे भी। तो ये सारे जो हैं वो
ये अम्लीय मिट्टी में बुझा हुआ चूना डालना, ये भी, और ये कीट से काटने पर नम मीठा सोडा लगाना, ये सारे जो हैं वो हमारे एसिड बेस रिएक्शन है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बट जलने पर घाव लगाना कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर है वो जलने से, सी वाला हमारा आंसर होगा। ओके, इसमें पूछा था कि आप अभी क्वेश्चन आपको अब इजीली दिख रहा होगा यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उदासीनीकरण प्रक्रिया के अनुप्रयोग हैं। मतलब अच्छा, इसमें ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, तो अब ये देखोगे आप कि कौन कौन से थे हमारे, कि कीट के काटने से भी हो रहा था मीठा, मतलब इसका उस पर कर देते हैं एक बार। ये देखो, ये भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, ये भी हमारा सॉइल वाला भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, और टूथपेस्ट वाला भी न्यूट्रलाइजेशन। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सब उदासीनीकरण अभिक्रिया को शो कर रहे हैं। तो थर्ड को छोड़ना है हमें, जहाँ जहाँ थर्ड है वो हमें क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये इसका आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, सन 1963 में भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में कौन सी अधिक उत्पादक तथा रोग प्रतिरोधक गेहूं की किस्म लाई गई। मतलब हमें गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों में कौन सी अधिक उत्पादक, मतलब उससे कौन सी ऐसी अच्छी सी हमारी एक गेहूं की वो थी, किस्म थी जो कि 1963 में लाई गई। तो 1963 सबसे पहले हमारे यही आई थी, नॉरिन 10 और सोनार 64। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1963 में भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र में कौन सी अधिक उत्पादक तथा रोग प्रतिरोधक गेहूं की किस्म लाई गई। 1963 में कौन सी गेहूं की किस्म लाई गई थी, नॉरिन 10 और सोनार 64। ये जो हमारी जो थी, ये एक गेहूं की एक किस्म थी जो कि 1963 में लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया ए, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये देखो, सोनालिका जो है ये आई थी 1965 में, ये 1965 में आई थी। ठीक है, तो ये बाद में आई थी इसकी, और ये और ये तो उनके बाद आई हैं। तो इसीलिए 98 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य रक्त एवं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के में अंतःप्रजीवी है। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि प्रमस्तिष्क होते हैं हमारे जो ब्रेन हेमिस्फीयर जो होते हैं हमारे, उसके अंदर रक्त में भी है और इसमें भी है, हेमिस्फीयर में भी है। तो देखो, पैरामीशियम नहीं मिलता हमारा इसमें, एडीज मॉस्किटो सिर्फ रक्त में होता है, मतलब पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं जाता। हेरुडिनेरिया भी नहीं जाता। ठीक है, मस्तिष्क में नहीं जाता। अब देखो, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि सीसी फ्लाई से, आपने सुना होगा सीसी फ्लाई से, मतलब सीसी फ्लाई के थ्रू हमारे ब्लड में चला जाता है, और ये स्लीपिंग सिकनेस करता है। स्लीपिंग सिकनेस इस बीमारी का नाम है जो ये कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस जब ये करता है तो सबसे पहले तो हमारे जो लिम्फ जो होते हैं ना वो सूज जाते हैं, लिम्फ के जो नोड्स होते हैं वो सूज जाते हैं, और हमारे मतलब हमारे हेडेक भी हो जाता है, और मस्कुलर पेन हो जाएगा, जॉइंट पेन रहेगा थोड़े दिनों तक। और उसके बाद इन लेटर स्टेजेस ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी अटैक कर देता है, और अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो एक इंसान की डेथ भी हो सकती है इस डिजीज़ से। तो इसीलिए ये प्रेम मस्तिष्क और रक्त दोनों में पाया मतलब चला जाता है। ये प्रोटोजोआ जो है इस तरह से दोनों में चला जाता है। तो सिर्फ इन सब में से सिर्फ यही है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी अटैक कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका 99 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे अगर हम आ जाते हैं कि नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी की हेट्रोसिस्ट विषम पुट्टी में कौन सा किण्वन विशेषतया पाया जाता है। किस तरह का किण्वन पाया जाता है हेट्रोसिस्ट में। तो इसके लिए हमें इसके ऑप्शंस अगर हम देख, तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नाइट्रोजिनेज, पेप्सिन, जाइमेज और टोपोआइसोमरेज। तो ये इसमें से पहले हमें पता होना चाहिए कि हेट्रोसिस्ट होती क्या है। हेट्रोसिस्ट का मतलब है कि
आपके ब्लू ग्रीन एल्गी जो इसमें बताया है कि हरित नील हरित शैवाल इसमें जो है ना ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो उनकी जो वॉल्स जो होती है वो थिक होती है और वो साइज़ में बाकी वेजिटेटिव सेल से थोड़े बड़े होते हैं। जैसे ये वेजिटेटिव सेल है तो इसके साथ इससे थोड़ा सा बड़ा होगा और इसकी जो है वो आउटर वॉल जो होगी वो थोड़ी सी थिक होगी। तो इसमें और इसमें डिफरेंस हो जाता है। हेट्रोसिस्ट इस तरह से बन जाता है और ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वो नाइट्रोजिनेज इसमें एंजाइम होते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो ज़्यादातर फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, फिलामेंट शेप में जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं उसमें हेट्रोसिस्ट मिलता है। और ये जो हेट्रोसिस्ट होता है वो नाइट्रोजिनेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो नाइट्रोजिनेज इसका सही ऑप्शन होगा। तो अब ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे 90 to 100। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करूं, आपको समझाती रहूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा होता रहे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसी तरह से मैं क्वेश्चन में अपनी वीडियो में क्या क्या सुधार कर सकती हूँ, क्या अपनी कुछ सजेशन भी ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू।